अभी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर सुभान खान सर के पास में। एंड सर ने बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा वर्क किया है। एंड सर ने अपनी पीएचडी वगैरह कंप्लीट की। इसके बाद में एक ये साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, अभी के टाइम पे ये साइंटिस्ट हैं भी। साथ साथ में उगता सूरज फाउंडेशन के ये एक तरीके से चीफ एडवाइजर भी हैं। तो सारी चीजें सर के अंडर में भी होती हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं एंड सर से इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड इसके बाद में इनसे कुछ चीजें पूछते हैं कि किन सेक्टरों में सर ने काम किया है। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू बेटा, बिल्कुल ठीक है जो। और सर सबसे पहले ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपने अपनी जो स्टार्टिंग की जो स्टडी थी कैसे की। आई मीन की स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर कोई भी चाहे कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चीजें रिक्वायर होती हैं पढ़ाई में, तो आपने अपनी स्टडी कहाँ से स्टार्ट की? आई मीन बिल्कुल जीरो लेवल से बताइएगा, जिससे कुछ लोग कुछ बच्चे जो देखते हैं वो इंस्पायर हों। मेरा जन्म में एक गांव है छारोड़ा नाम का जी, जो पहले गुड़गांव जिला था, अब नूह बन गया है जी, उस पर स्थित है। वो अरावली पर्वत जो है उसके दामन में। जी, जी, तो स्कूल में ताउडू था, हायर सेकेंडरी स्कूल। 8वीं क्लास के बाद ये तय करना पड़ता था जी, कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। जी, जी, आप साइंस साइड में जाएंगे या आर्ट साइड में जाएंगे। तो वही काफी डिफिकल्ट डिसीजन हुआ करता था बच्चे के लिए जी, कि आप किस सब्जेक्ट में जाएंगे। क्योंकि लोग समझते हैं आर्ट शायद ज्यादा आसान है और साइंस थोड़ा मुश्किल है, साइंस थोड़ा सा कठिन है जी। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि कठिन क्या होता है, मतलब समस्या अगर आदमी मेहनत करे। हाँ। ये कुदरती बात कह लीजिए। मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं साइंस में जाऊंगा, आर्ट में नहीं जाऊंगा। जी, जी, इसको आप बोर्ड गिवन गिफ्ट भी कह सकते हैं या संस्कार भी कह सकते हैं, एक आइडिया था। जी, जी, जी। तो मैंने कुल मिला के साइंस साइड लिया 9वीं क्लास में। हालांकि उस वक्त टीचर भी ये सोचते थे कि जो बच्चे साइंस में आते हैं वो मेहनत नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जी, जी। तो उन दिनों कुटाई पिटाई का भी प्रोविजन था। अब तो बातें खत्म हो गई, बहुत पिटाई भी होती थी। एक टीचर मेरे थे, उसका नाम याद आते हैं क्या, ठीक था उनका सोचना भी जी। वो क्लास में आते ही पहले खड़े होते थे बच्चे, कौन कौन से जो साइंस में जाएंगे जी। तो हम खड़े हो जाते थे, तब कहते हाथ आगे करो जी। हाथ आगे किया तो पिटाई बहुत करते। उनका एक मेथड था कि 4-5 दिन अच्छे से पिटाई करो जी। जो बच्चा चले वो भाग जाएगा और जो टिका रहेगा फिर मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, वो सुधर जाएगा। फिर हम उस दौर से भी गुजरे जी। और उसके बाद उन्होंने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसका मतलब सर आपने जो अपनी स्टार्टिंग स्टडी की 0 से लेकर 8th तक वो अपने गांव में की? नहीं, वो 0 से लेके प्राइमरी तक तो जो है मैंने गांव में किया। गांव एक दूसरा गांव था बराबर, वहां से किया। 6वीं क्लास में मैं ताउडू में आ गया था पढ़ने के लिए और 6 से 8 तक हम पढ़ रहे थे। 9वीं में ये घटना हुई थी जहाँ पर स्ट्रीम तय करना था कि साइंस साइड में जाएंगे, आर्ट साइड में जाएंगे। स्ट्रीम बदलना होता है वहाँ। हाँ, वहाँ बदलना होता है। तो मैंने उसमें साइंस का साइड लिया। काफी मुश्किल भी था वो जी, लेकिन मेरी मेहनत थी, घर वालों का उसमें जो है प्रोत्साहन था जी। और आप किसी सुपरनेचुरल पावर को मानते हो तो उसका भी एक फैक्टर हो सकता है। मुझे उसमें अच्छी कामयाबी मिली। हाँ सर। अब इसके बाद में सर आपका 12th कहाँ से कंप्लीट हुआ? हाँ बेटा, उस वक्त फिर मुझे 10वीं करने के बाद कहीं जाना था कॉलेज के अंदर जी। तो पहले तो लोकल कॉलेज था हमारी टाउन में, नूह करके है जी। वहां मुझे दाखिल कराया जी। तो उसमें मेरा एक ही दिन का जो स्टे हो पाया, मुझे माहौल कुछ पसंद नहीं आया जी। तो मैं वहां से नेक्स्ट डे छोड़कर आ गया गाँव। क्विट कर दिया आपने? क्विट कर दिया, पूरी पहाड़ी क्रॉस करके जी। तो जब आया तो मेरे माता पिता थोड़े परेशान तो हुए। कल तो मैं इसको जो दाखिल करा गया था, आज ये लड़का भाग गए, बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा तुम करना क्या चाहते हो? जी जी। तो मैंने कहा ऐसा है पिताजी, आप हमारे टीचर से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे पढ़ाया 10 तक जी। वो कोई सलाह देते तो ज्यादा अच्छा है जी। तो हाँ, क्योंकि एक तरीके से सर अगर कहें तो टीचर को एक बच्चे के अंदर वो प्रतिभा दिख जाती है कि ये आगे चल के क्या कर सकता है। हाँ बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने एक टीचर से कंसल्ट किया जी। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आप क्या करते हैं। मेरे पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा मैं तो जमींदारा करता हूँ जो जी जी। तो कहने लगा आप ऐसे करिए, इनको ना एग्रीकल्चर साइंसेज में ही भेजिए जी। तो उनको मालूम था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक एग्रीकल्चर कॉलेज है जी। कोल एक गाँव है उसके अंदर जी सर।
तो उन्होंने कहा मेरा भी भाई वहां पर गया था, जी आप ऐसे करिए इनको एग्रीकल्चर साइंसेज में भेज दीजिए तो आपका घर का काम भी ठीक हो जाएगा और ये पढ़ भी जाएगा वहां पर। जी जी तो मेरे पिताजी लेकर मुझे नेक्स्ट डे चले गए। करनाल से आगे एक गांव है कॉल करके, वहां पर वो जनता कॉलेज कॉल था उस वक्त जो है, उन्होंने मुझे उसमें दाखिल करा दिया। जी सर। अब और इसके बाद छोड़ के चले आए वो। जी हालांकि छोड़ के चले आए तो मुझे बच्चा को जो शुरू में ज्यादा परेशानी तो होती है, गांव की बहुत ज्यादा आती है, होती है सर। लेकिन मैं वहां से जाता था, एक नहर थी निकलती आज भी है वहां पर बहुत बड़ी, जी उसमें बैठ के मैं खूब रोता था, घर की याद आती थी। और लेकिन मुझे फिर भी ये एहसास हुआ कि घर वालों को अगर ये पता चल गया कि बच्चे का मन नहीं लग रहा तो ले जाएंगे वापस मुझे यहाँ से जो। हाँ तो मैंने चिट्ठी लिखी घर वालों को कि भाई मेरा बहुत मन लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब कि उस टाइम पे फोन वगैरह का कोई भी प्रचलन नहीं था। ना फोन वगैरह नहीं थे उस वक्त। हालांकि मेरे पिताजी भी, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ उनका, जी तो वो भी जब कॉल से करनाल जगह है वहां पर आए जी तो उनके मन में भी आया कि ये मैंने क्या कर दिया, एक ही लड़का था उसको भी इतनी दूर जो है छोड़ के आ गया जी और मैं इनको वापस ले आऊँ। जी। लेकिन वो बता के बाद में बस स्टैंड पे फिर उन्होंने सोचा नहीं ऐसे करता हूँ, घर तो चला ही जाता हूँ, उसकी माँ से और डिस्कस कर लूंगा, फिर नेक्स्ट डे ले जाएंगे। जी सर। जबकि मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन ऊपर वाले की दया से बहुत दयालु थी जी और बहुत समझदार थी। जी तो मेरे फादर ने उनसे ये बात बताई कि इस तरह से मैं लड़के को दाखिल तो कराया हूं इतनी दूर, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम कहो तो मैं उनको वापस ले आऊं। जी। तो मेरी माता ने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, ऐसी जल्दी लाने की जरूरत नहीं है, अभी इंतजार कर लेते हैं, उसकी चिट्ठी आ जाएगी 2-4 दिन में, अगर वो नहीं मन लगा तो ले आना जाके, और अगर मन लग गया तो फिर उसको पढ़ने दो। पढ़ने देते हैं। फिर इसके बाद में सर मतलब कि स्टार्टिंग में आपकी ग्रेजुएशन ऐसे ही कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? उस वक्त मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में दाखिला लिया था, लेकिन एक ही साल में वहां पर पढ़ा। तब वो कॉलेज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी हिसार के अंदर, उसमें मर्ज हो गया था। जी मतलब दोनों एक ही में ऐड हो गए। हाँ, ये कॉलेज शिफ्ट हो गया था वहां पर। सारे बच्चे जो हमारे थे 71 बैच के, वो पूरी की पूरी क्लास उन्होंने हरियाणा यूनिवर्सिटी हिसार में भेज दी थी। चलिए सही है। फिर इसके बाद में सर आप साइंटिस्ट कैसे बने? सबसे मेन जो क्वेश्चन होगा आज के इस पूरे सेशन का यही होगा कि आप साइंटिस्ट कैसे बने, इसके लिए आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, इसके बाद में आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की उनके बारे में कुछ बताइए। एंड उनका जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर साइंटिस्ट बनने की सोच रहे हैं, तो वो लोग अगर चाहे साइंटिस्ट बनना तो उनको जो प्रॉब्लम आती है तो उनको फेस करने का क्या तरीका होता है, कैसे फेस करेंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा है बेटा, देखिए जब मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हरियाणा यूनिवर्सिटी हिसार से की जी, एक लक की बात ये रही है, मेहनत की बात कही है, मैं 10वीं के बाद हमेशा ही स्कॉलरशिप के ऊपर रहा, मेरिट के ऊपर। जी जी। तो घर वालों को भी कम ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था और मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे मेरिट स्कॉलरशिप से जी। तो मुझे अच्छा लगा जी। जब पूरी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मैंने ले ली जी, तो मेरे पास एक ऑफर भी आया कि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाइए, और नॉर्मल के करीब उसका ऑफर लेटर आया जो जी। लेकिन मेरा मन ये था कि नहीं और पढ़ना चाहिए। घर वाले कहते भाई और ज्यादा पढ़ो, भले कभी कभी तो वो ये कहते हैं जितना पढ़ सके उतना पढ़, जितने का मतलब तो लास्ट तक पढ़े हो। बिल्कुल सर। तो जैसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर खत्म हुई, मैंने वो ऑफर लेटर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का था वो तो एक तरफ रखा और एमएससी में दाखिला लिया। फिर इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर इसके बाद में आपने एमएससी करना स्टार्ट कर पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी। और मुझे भाग्यवश कहिए जो मेरे गुरु थे डॉक्टर मदन लाल शर्मा, वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार भी करते थे, सख्त तो बहुत थे वो, लेकिन उनमें ये था कि ये लड़का अगर जो है मेहनत की जाए तो अच्छा हो सकता है जी। फिर इसके बाद में आपने अपना पीजी भी कंप्लीट कर लिया, पीजी कंप्लीट कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आप साइंटिस्ट कैसे बने? हाँ, तो फिर उसमें ये हुआ जब एमएससी कर लिया, बहुत अच्छे नंबर से रहे फेलोशिप के साथ जी, तो मेरे टीचर ने कहा कि अब आप क्या करना चाहते हैं जी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं चाहता तो मेरे जो घर वाले थे कह रहे जितना पढ़ सको पढ़ो जी। तो कह रहे ठीक है फिर आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए जो जी। तो उनके कहने पे फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया उन्हीं के अंडर जो। तो सर पीएचडी आपने किस सब्जेक्ट से किया? हाँ बेटा, ऐसा था कि उन्होंने ये भी कहा बल्कि कि देखिए सब्जेक्ट तो बहुत है जी, आप ऐसे करिए, आपका इलाका जो है कहाँ से आते हैं आप?
मतलब मेवात एक इलाका है, गुड़गांव जिले में पड़ता है वैसे तो, जी। वहां जाता हूँ, बहुत पिछड़ा हुआ है जी तो वो कहने लगे आप उसी के ऊपर फिर क्यों नहीं करते रिसर्च जब इतना पिछड़ा हुआ है तो जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, किसी पे तो करना ही है, चलो मैं हाँ, उसी चलो इलाके में आप करूंगा। अपने इलाके पे ही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो मैंने एमएससी भी मेवात के ऊपर के एक थीसिस लिखना होता था उसमें, जी। उसको एक ज्ञान भी हो गया था कि इनका इंटरेस्ट है, हाँ, तो पीएचडी में फिर मुझे उसी पर रिसर्च करने का मौका मिला जो। कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके बारे में डिटेल नॉलेज कर रखा था। हाँ डिटेल तो नहीं, लेकिन मुझे एक आइडिया हो गया था कि जी। मेवात कहाँ है, कहाँ तक फैला हुआ है। हाँ, उसमें भी एक्चुअली मेवात जो रीजन है ना, ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है, इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जी। बाउंड्री था नहीं उस वक्त, जी। आज भी नहीं है। हम्म, तो उसमें उस इलाके के अंदर हरियाणा में गुड़गांव जिला जी और राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट और भरतपुर जी, डिस्ट्रिक्ट जी। आते थे पूरे, जी, जी। तब जाके उसको मेवात कहलाते थे उस जी। इलाके में। अरावली पर्वत वगैरह वहीं। हाँ अरावली पर्वत तो उसी में है। जी जी तो फिर जब मैंने एमएससी में किया तो उसमें कोई नक्शे वगैरह भी नहीं थे जो, जी तो मेवात का नक्शा क्या है उसका एक पूरा जो है मैप बनाया। अच्छा साथ साथ क्या था, मैं स्टूडेंट यूनियन में भी काफी काफी एक्टिव थे। था। हाँ जी और हालांकि जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए जी तो उस वक्त कॉलेज वाइज तो काउंसलर बनते थे और एक चीफ काउंसलर होता था एक कॉलेज का जो। जी सर। और पूरी यूनिवर्सिटी में 5-6 कॉलेज थे हमारी में, तो उसको कुल मिला के 2 पोस्ट थी, एक तो प्रेसिडेंट कहलाता पूरी यूनिवर्सिटी का सारे कॉलेजों का, जी और एक एकेडमिक काउंसिल में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जाता था जो प्रेसिडेंट के ही बराबर होता था, जी जी लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी में होता था जिसके चेयरमैन वाइस चांसलर होते थे और बाकी डीन और डायरेक्टर होते थे, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता था। जी तो जब चुनाव हुआ उस वक्त सबने कहा कि देखिए ऐसा है, चुनाव में जाति पाति और गोद इस बहुत चलते हैं, तो आप फार्म भर दीजिए, लेकिन आप ऐसा करिए अपने कॉलेज को संभालिए, उसमें आप काउंसलर लड़िए, 3 काउंसलर होंगे, फिर आप चीफ काउंसलर बन जाएंगे, उसमें वो सब आपको वोट दे देंगे। प्रेसिडेंट का फार्म भर दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट हम एक जाट कम्युनिटी वहाँ बहुत डोमिनेट करती थी, या यादव भी थे, तो किसी जाट को ही बनाएंगे। बात सही भी थी, जो जितनी ज्यादा हाँ, मेजोरिटी मतलब कि हर जगह वही जातिवादिता वगैरह चलता रहता है, है। नेशनलिटी भी है, जस्टिफिकेशन भी है। तो जी। चुनाव लड़ा। अभी इसको हम लोग एक तरीके से छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसमें आप डायरेक्टली ये बताइए कि आपने एमएससी किया, पीएचडी किया, तो पीएचडी आपने अपने सब्जेक्ट पर किया, इसके साथ साथ में पीएचडी में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला एंड आपने किस चीज पर रिसर्च किया? हाँ बेटा मैं इसको कंक्लूड कर दूं जी। कि फिर चुनाव में मैं चीफ काउंसिल बना कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज का, जी और वहां से चीफ काउंसिल बना जो। जी जी और उसके बाद जब दूसरे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए तो प्रेसिडेंट जो है कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, उसने जीता वो चुनाव, और मुझे एकेडमिक काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया, जी जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो वो मेरा एक यूनिवर्सिटी का सफर रहा। जी जब ये करने के बाद कुछ फिर पोस्टें निकलती थी, बल्कि इनवाइटेड एक ऑफर मिला मुझे जी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से जी कि आप हमारे यहाँ आकर काम करिए जी साइंस के ऊपर भी, क्योंकि आपका अच्छा बैकग्राउंड रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपने अपने इलाके के ऊपर काम किया है, जी तो आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जी तो एक प्रोफेसर रहमान हुआ करते थे उन दिनों, बहुत अच्छे पद्मश्री थे, जी और बहुत साइंटिफिक उनका वो था। पहले चीफ प्लानिंग थे CSIR में, फिर उनका क्योंकि साइंस को सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट किया जाए ये उनका थीम था। जी जी तो उन्होंने उसको डेवलप किया, और बाद में डेवलपमेंट करने के बाद एक छोटा सा सेंटर खोला CSRD, जो उनके काम की वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूट में तब्दील हो गया, जिसको निस्टार्ट कहलाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टडीज। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आकर एक लेक्चर दीजिए, जी सर। और अगर अच्छा लगा, आपके आइडियाज हैं अपने इलाके के ऊपर और साइंस एंड सोसाइटी के ऊपर, तो हम ही चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर ही काम करें। जी फिर मैंने एक लेक्चर भी दिया, वहां पर आके क्वेश्चन आंसर हुए, उनको समझ आया और एक पोटेंशियल दिखाई दिया कि ये लड़का कुछ यहाँ कर पर सकता रिसर्च है। कर सकता है जी। साइंस एंड सोसाइटी के ऊपर भी, और इसका फील्ड अपने इलाके में काम करना है। एमएससी एंड पीएचडी की थीसिस भी मेवात एरिया के ऊपर है, जी तो अगर मौका दिया जाए तो ये कुछ ना अच्छा कुछ काम कर कर सकता है। सकता जी। तो मुझे उन्होंने एक फेलोशिप ऑफर कर दिया और मैंने CSIR ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब सर जैसे ही आप अपना पीएचडी कंप्लीट ही कर रहे थे, आई मीन आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ये आपको लेटर आना स्टार्ट हो गया
कि आप हमारे यहाँ पर आकर ज्वाइन कीजिए, आप हमारे यहाँ पर आकर ज्वाइन कीजिए, तो आपने ज्वाइन किसको किया? नहीं, मैंने फिर आकर जो है CSR को ही ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज को ही, जी जी, जो फेलोशिप ऑफर किया था प्रोफेसर रहमान ने, उसी के ऊपर जी। और मैं उसी इलाके पर काम करता रहा। मेरे मेवात इलाके पर, मेवात के ऊपर, जी। और भी बहुत इलाकों पे काम किया, लेकिन ज्यादातर काम था वो मेवात के ऊपर ही रहा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। जी सर। तो सबसे पहली बुक जो आपकी है सर, जो बुक आपने सबसे फर्स्ट में लिखी थी, आप उस बुक के बारे में कुछ बताएंगे? अब वो ऐसा हुआ कि जैसे होता रहता है कि भाई एक टीचर थे हमारे, कुलीगी थे वो, बल्कि टीचर तो क्या सहयोगी जी, वो थोड़े तनख्या मिजाज के भी थे, कुछ कमेंट बहुत कर देते थे तो बहुत अच्छे जी। SBOC साहब पता नहीं जिंदा है नहीं अभी। हाँ। वो मेरे से कहते थे कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हैं, हाँ, और आपने ये साइंस CSIR में आप आगे, आप ऐसे करिए, इसी गेट के दूसरी तरफ जो है IRI है, आपको तो वहाँ होना चाहिए एग्रीकल्चर वालों को, आप साइंस में कैसे आ गए? यहीं से आपकी किस्मत बदल गई, आप एग्रीकल्चर से डायरेक्टली चले आए साइंस में। तो खैर मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा जी। और के बात तो ठीक कह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और साइंस में फंस गए, लेकिन क्या करें अब जी। तो उसे सोचने के बाद फिर मुझे आइडिया आया कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर तो है, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ बीज को, एक खाद को नहीं कहते, पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। जी जी। वो एग्रीकल्चर जैसे हल है तो लकड़ी का बनता है, जो लकड़ी का है और लोहे का बनता है, जी जी। या पानी दे जाते हैं मटका, वो जो है कुम्हार बनाता है। जी जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर काम किया जाए जी, इस आर्टिजन तबके के ऊपर जी। तो वो शुरुआत की सोच थी, तो मैंने फिर काफी डेवलप किया उसके ऊपर जी, कि ये जो कुम्हार है, चमार है, लोहार है, जो दस्तकार जितना भी है आर्टिजन, इनके ऊपर क्यों काम नहीं किया जाए, क्योंकि सब एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से देखें तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाले यही सारे लोग, यही सारे जी। तो उसके ऊपर मैंने प्रपोजल बनाया और लिखा, और फिर पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ही किया जाए जी, इसी फील्ड में जी, और यहीं पर रहते हुए जी जी। जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आई और डिस्कस भी हुई अमंग फैकल्टी मेंबर जी, तो हमारे डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आई कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, जो जी क्यों ना इसको पब्लिश करा दिया जाए, जो जी प्रिंटिंग प्रेस वहां पर थी, तो हमने कहा ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जी। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आपका रिपोर्ट वगैरह हम इंटरनेट से अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हाँ सर, तो आपका जो फर्स्ट बुक है जो आपने लिखा, आपकी वो सबसे पहली किताब कौन सी है? सबसे पहले तो ये मैंने एक रिपोर्ट बनाया था जी सर, रिपोर्ट ऑन टेक्नो मार्केटिंग सर्वे ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ मेवात जी। तो सर की जो सबसे पहली किताब है जो कि सर ने लिखी थी, इसका नाम है ये रिपोर्ट ऑन टेक्नो मार्केटिंग सर्वे ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ मेवात, हरियाणा के लिए। सर ने रिसर्च वगैरह किया था हरियाणा के लिए ही, तो इन्होंने जो किताब लिखी है, अपनी पहली बुक लिखी है, उसको सर ने यहीं पर किया है। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह और मेथोडोलॉजी के बारे में बताया। एक तरीके से आप लोग चाहे तो इस बुक का मैं लिंक ज्यादातर ट्राई करूंगा कि इंटरनेट से ढूंढकर आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप लोग सर की जो पहली बुक है इसको पढ़ सकें। ये जो सर्वे था, ये एक एजेंसी है, मेवात डेवलपमेंट एजेंसी MDA, गुड़गांव के अंदर जो हेडक्वार्टर था जिसका, उस वक्त उन्होंने स्पॉन्सर किया था जी। लेकिन इसमें लिमिटेड एस्पेक्ट था, जो ब्लॉक मेवात के जी आते थे 4 या 5 मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, उनको देखते थे, उसी के ऊपर ये सर्वे था जी। लेकिन इसमें ये इतना पसंद आया जी कि फिर इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर थे हमारे गुड़गांव जिले के जी, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा सर्वे है आपका और बड़ा काम की बात है, लेकिन इसमें हमारे कुछ ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट के वो तो कवर नहीं किए जी जी जी, तो क्यों ना आप पूरे जिले के लिए बना दें इसको जी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ कर देंगे, उसी मेथोडोलॉजी को बढ़ा भी देंगे। हाँ। तो फिर पूरे जिले के लिए जो कुछ ब्लॉक्स बाकी बच रहे थे, उन सारे ब्लॉक्स को इस वाले बुक में आपने कवर किया। हाँ, तो पहली मेवात एजेंसी ने स्पॉन्सर किया था जी, और दूसरा फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने स्पॉन्सर किया, सारे आर्टिकल वो और पूरे ब्लॉक कवर करके। और सर की ये जो दूसरी बुक है, इसमें हरियाणा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, गुड़गांव हरियाणा से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पर सर ने इस वाले बुक में कवर किए थे,
उनके अलावा जितने भी ब्लॉक्स बाकी बच रहे थे उन सारे ब्लॉक्स को सर ने इस बुक में कवर किया है। सो कोई ना सर, यहाँ पर तो आपका हो गया आपकी बुक वगैरह। इसके बाद में आप और हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने किन किन क्षेत्रों में वर्क किया है। फिर ये आर्टिजन्स के बाद तो इनफैक्ट उस जमाने में एक तो कंप्यूटर्स आ गए थे तब जी। और कि सारा डेटा क्योंकि तो हाथ का बना हुआ है, मैप भी देखना था हाथ के। इसमें तो सारी चीजें वैसे ही हैं। 80s में 86 में जी। ये आप लोग भी देख सकते हैं, मैप्स वगैरह जो बनाया है सर ने अपने हाथ से ही बनाया था। और अभी के टाइम पे तो कंप्यूटर की दुनिया चल रही है भाई साहब, तो सब कुछ देखें तो सारा काम कंप्यूटर से हो जाता है। हाँ सर। तो उस वक्त ये रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दी थी जी। तो उनको ये था कि ये तो साइंटिस्ट है और फिर इस तरह के आर्टिजन पे काम करता है जी जी, और अच्छे मैप भी बनाता है, क्यों ना इसको जो है कंप्यूटर्स में इन्वॉल्व किया जाए जी, थोड़ा बहुत तो, आगे बढ़ाया हाँ जी। तो वो जो प्लानिंग डिस्कस हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यूनियन मिनिस्ट्री की प्लानिंग कमीशन में, तो उन्होंने ये आइडिया प्लानिंग कमीशन को दिया जी कि ये कंप्यूटर आए नए नए एंड हम भी कंप्यूटर जो है लगाना चाहते हैं जी। हालांकि उस वक्त एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वो कहते थे कि हमारा हिस्सा है कंप्यूटर का लगाने का जी जी, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहती थी कि नहीं एप्लीकेशन तो हम करेंगे कंप्यूटर की, तो ये हमें दे दो जो जी। तो काफी उन दिनों बहस हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में। खैर उस बहस को कभी अलग से डिस्कस कर सकते हैं जी। कुल मिला के ये वक्त अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वो बिट जीती प्लानिंग कमीशन ने, और ये कंडीशन लगाया कि ऐसा है आप कुछ जिले सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया के जी। और उनमें इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दिखाइए जी कि इसकी क्या यूटिलिटी है। एक तरीके से सर्वे कर रहे थे वो लोग। हाँ जी। तो उस वक्त के एडवाइजर ने मुझे ये बात कहा कि देखिए कुछ कंप्यूटर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाना चाहते हैं जी, और आपका काम बहुत अच्छा है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इस कंप्यूटर की, जो एक कंप्यूटर जिले में लगाया जाए पूरा और उसमें जितने भी आंकड़े हैं उनको फीड किया जाए और उससे कुछ प्लान किया जाए क्या जी, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्लानिंग के लिए जी। तो मैंने उस वक्त हाँ कह दिया उससे जी। और अल्टीमेटली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट वाज सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम जी सर। जिसमें पूरा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, कंप्यूटर खरीदने का, स्टाफ का, कंज्यूमेबल्स का। स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना था कि एक बिल्डिंग देनी थी और उसमें बिजली का कनेक्शन देना था। रेस्ट ऑफ द मनी वाज गिवन बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री। ओके। तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया तो वो तैयार हो गए, उन्होंने फिर एक बिल्डिंग अलॉट कर दी, पुरानी कचड़ी कहलाती थी उस जमाने में, अब तो वहाँ है भी नहीं, वहाँ चेंज हो गया सब कुछ। जी जी। एक खंडर साहब बिल्डिंग मेरे नाम अलॉट कर दिया जो इस प्रोजेक्ट के लिए जी। अब चूंकि उसमें मिनिस्ट्री का ये था इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं, तो सारा बिल्डिंग रिनोवेट कराया गया जी। और इतना अच्छा हो गया वो कंप्यूटर के लिए। उन दिनों एसी वेसी की भी जरूरत पड़ती थी हाँ। और ड्राकी में रखा हुआ था कि कंप्यूटर चलेगा नहीं अगर एसी की कंडीशन नहीं हुआ तो। हाँ। तो उसमें एसी वगैरह अच्छी फ्लोरिंग करके बहुत बढ़िया ऑफिस हो गया। हाँ। और एट लाइटर नोट जो ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट के वो भी अक्सर वहां पर आके बैठ जाया करते, खासतौर से गर्मी के दिनों में। हाँ जी। मैंने बाद में महसूस किया ये आते तो ठंडक में बैठने के लिए है और बाकी अपने काम की बात भी करते हैं। हाँ। तो इट वॉज ए वेरी गुड बिल्डिंग एट दैट टाइम। और हमारा जो स्टाफ था वो बहुत मेहनती था लकीली। कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए थे इनपुट, कुछ दिल्ली के थे जी। और वो फिर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, पीसी वगैरह तो नहीं आए थे उन दिनों। हाँ। हार्डवेयर में कल मिला के अच्छा काम किया। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनसे आंकड़े इकट्ठे किए गए, उसमें फीड किए गए और उसके बाद प्लान किया गया कैसे हो सकता है जी। मुझे अब अच्छे से याद है उन दिनों एक कंप्यूटर में जो स्कैनर और डिजिटाइजर नहीं आए थे जी। और लेकिन मैप बनाना था बहुत जरूरी था। तो कैसे बनाए मैप को जी। तो उस टाइम तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हाँ बहुत प्रॉब्लम थी जी। लेकिन वो साइंस में आइडिया आते रहते हैं और इनोवेशन होती रहती है। हाँ वो तो है। तो मिल बैठ के हमारे स्टाफ ने हमने एक तरीका निकाला कि ग्राफ पेपर लेकर उस पर जहाँ जहाँ लाइन निकलती है वहां पर 1010 पूरी मेथोडोलॉजी है मेरे पेपर में एक्सप्लेन भी की गई है। बाइनरी नंबर वगैरह करके करके उससे आप लाइनें ड्रा करके एक मैप भी बना सकते हैं जी।
और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे उन दिनों। हाँ, उन्होंने प्रिंट निकाला तो वाकई में वो ऐसा लगा, जो लाइनें मिलाई तो सेम आया, सेम टू अब सेम। मैंने उसके ऊपर एक पेपर में लिखा है जो मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस भी हुआ, आप देख सकते हैं वो पेपर। बगैर डिजिटाइजर के, बगैर स्कैनर के मैप भी बना लिए थे उन दिनों, उस पेपर में वो है भी कोई तो उससे बहुत अच्छा लगा, आउटपुट बहुत बढ़िया है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में भी काम आया। और उसका उद्घाटन प्रोफेसर एमजी के मैनन ने किया था, जो प्लानिंग कमीशन थे, उसका जो पत्थर लगाया था कंप्यूटर सेंटर का। मतलब इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल सेंटर इन प्लानिंग, जो कंप्यूटर सेंटर गुड़गांव में गया। अब इसके बाद में सर आप ये बताइए कि आपने जो 2 बुक्स लिखी एंड जो ये रिसर्च किया, इसके अलावा आपने क्या क्या चीजें की? आई मीन अपने रिसर्च में किन किन चीजों का, नए नए चीजों का आविष्कार वगैरह किया, ये सारी चीजें आप बताइए। अब सारी तो बेटा एक इंटरव्यू में तो नहीं बता सकता, मैं बहुत सारी एक से एक के बाद उसमें हुआ ये कि जिसने एक चीज देखा उसने वो कहा कि हमारा डिपार्टमेंट में भी काम करे। ये रिपोर्ट जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में गई तो उस वक्त के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आपने मैप भी बनाए हैं, हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है नेशनल वेस्टर्न डेवलपमेंट बोर्ड का, तो उसमें कुछ नक्शे बनवाए हैं हमने जी। और इसरो है एक रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में, उन्होंने भी बनाए हैं जी। तो वो नक्शे आप वेरीफाई कर सकते हैं गुड़गांव में के जो जी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल अपनी टीम से करा सकता हूँ जी। तो वो नक्शे लेके अमोनिया प्रिंट थे बड़े बड़े जी। एक सुल्तानपुर लेक है वहां पर जी, वहां मुझे जाना हुआ वो नक्शे साथ लेके। तो देखा मैंने उस नक्शे पे वहां पर जहाँ सुल्तानपुर लेक की बाउंड्री थी वहां पर वाटर बॉडी नहीं दिखाई हुई थी जी। तो मुझे शक जाहिर हो गया जी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है नक्शे में जी। और उससे पहले एक चंदू विलेज है, वहां पर बहुत बड़े बड़े टीले हैं रेत के, वो भी नहीं दिख रहे इस मैप में। तो उससे थोड़ा सा शक जाहिर हो गया कि मैप में कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि भाई सुल्तानपुर लेक चलते हैं इन नक्शों को लेके और फील्ड में जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। हाँ, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो गए हम अपने व्हीकल से, तो वो दोनों चीज देखी हमने। चंदू में उसी तरह के ढेर थे और सुल्तानपुर में पानी था लेक में बाकायदा। तो वेरीफाई हो गया फील्ड में कि ये नक्शे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जी। या तो फील्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ या रिमोट सेंसिंग की कोई कमी रह गई है जी जी। लेकिन अपनी बात को कहने के लिए हमें कुछ और भी साबित करना एविडेंस चाहिए होते हैं कि कुछ अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो उसका एक एविडेंस चाहिए जी। तो वो रिसर्च में यही काम होता है। जब फिर मैंने वहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स के जो सजरा होता है, मैप होता है जो हर प्लॉट लिखी होती है जी, वो मंगाया पटवारी से, उसमें देखा, अपने फील्ड से कहा कि देखिए एक एक प्लॉट में क्या है लैंड यूज, कहाँ पर फसल है, कौन सी फसल है, कहाँ पर रेत है, कहाँ पर जो है जी क्या है, आप ये फील्ड से लिख के ले आइए जी इस मैप पे जो हमने प्रिंट पे। तो वो डेटा कलेक्ट हो गया है। जब वो आ गया तो हमने कहा इसको फीड करिए इस कंप्यूटर में कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। वो फीड किया उन्होंने जी। उससे जो पैटर्न निकल के आया फिर उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ पर इतना इतना पानी है जी। और यहाँ पर ये रेत का टीला है जी। और यहाँ पर ये रास्ता है, सड़क निकलती है जी। तो वो जो हाथ से ही सारी मैप बने और वो जब देखे तो ये मैप और जो अंदाज से बने हुए मैप बिल्कुल अलग अलग थे जी। दोनों में तो अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। तो ये तो गुड़गांव की बात थी, इसलिए हमने कहीं और भी कहीं ऐसी हुआ होगा अगर यहाँ ऐसा है तो और जिलों के भी लिए कुल मिला के सारे ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकली और वो मैप बिल्कुल दूसरे तरह के सेट बने। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखाया तो उनको भी शक हुआ कि हाँ ये देखिए एक मिनिस्टर ने बना के दिए मैप वो और दूसरे मिनिस्टर बना के दिए ग्राउंड से जी। ये तो बहुत अलग अलग है जी। तो दो इट वाज ए कंट्रोवर्सी बट इन ए डिजिटल फॉर्म और इन ए साइंटिफिक फॉर्म ओनली वही चीज मानी जाएगी जो सच होगी जी, सच हमेशा। हाँ जी। तो दोनों मैप को कंपेयर किया गया तो जो फील्ड बेस्ड रिसर्च थी हमारे कंप्यूटर सेंटर की वो सही थी और जो दूसरे पढ़ के आए थे वो उसमें कुछ कमियां थी जी। दोनों मैप कंपेयर करेंगे और वो इतना हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि इन दोनों को कंपेयर करके जी। और इनको छापा जाए जी। तो उनका जो ब्रोचर है उस टाइम का अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उसका नाम था NRDMS, नेचुरल रिसोर्सेज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। उस डिवीजन ने ये कराए थे जी। तो उनका जो पंपलेट आप देखेंगे तो मैप ऐसे के छपे हुए जी।
इधर हमारे बनाए हुए भी और दूसरे मिनिस्ट्री के बनाए हुए जी, दोनों लोगों का। और दोनों में अलग अलग है, क्लियरली दिखाई दे रहा कलर मैप पे। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास पंपलेट होगा, आप उसको देख भी सकते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है सर, आप जो सारी चीजें बता रहे हैं वो सारी चीजें हमको क्लियर है। अब इसके बाद में मेरा आपसे लास्ट सवाल होगा कि आपने ये सारा काम तो कर लिया है, इसके बाद में आप ये बताइए कि अभी भी क्या आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपने काम अपना क्विट कर दिया है? अब मैं वो समराइज कर देता हूँ। बेटा ये इसका इतना अच्छा रहा जी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जी कि दूसरे जिले भी जी ये सोचने लगे कि हमें भी ऐसा ही काम करना है, ऐसे ही काम करना और वो एक्सपेंशन हुआ फिर मिनिस्ट्री का। जी। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं ये उसमें अच्छा काम दिया है, जी। लेकिन 5 जिलों का सैंपल हिंदुस्तान के लिए बहुत कम है, हाँ, ये बड़ा सैंपल होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए जी। तो नेक्स्ट फेज में उन्होंने 5 और जिले जो है सिलेक्ट कर दिए। जी। तो मिनिस्ट्री के बाद 10 जिले हो गए जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर NRDMS का सेटअप हो। जी, पहले 5 थे, 5 से 10 हाँ, हो गए। जी, इन्होंने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड किया जी। उसमें फिर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे कि कौन कौन से और जिले ले जाएं, जी तो एडवाइजर साहब ने मेरे से पूछा भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा रहा है गुड़गांव जिले का तो रिजल्ट जो है, तो एक और जिला जो बढ़ाएंगे वो तो तुम करना पड़ेगा तुम्हें। जी, आप ही को करना हाँ, होगा। और बाकी अलग अलग इंडिया के जो है वहाँ दिए जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में। जी तो मेरी जनरली आदत ये रहती है कि ना नहीं हाँ, स्टार्टिंग से ही। कोशिश करो, हो सकता है कामयाब मिल हाँ। जाए। तो नेक्स्ट फेज में मुझे एक जिला जो मेरी चॉइस का था वो एक्चुअली गुड़गांव के एडजॉइंट जिला है अलवर, जी राजस्थान। अलवर, हाँ, जी, हाँ। जी। तो वो सिलेक्ट हो गया, उसमें सेम सेटअप ऑफ द कंप्यूटर उसी बिना के ऊपर कहा गया। हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं DM साहब, जी। उनसे डिस्कशन हुई। हमने उनको बताया कि एक आपका जिला इसमें सिलेक्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सेट अप कंप्यूटर सेंटर हियर, जी अपने गुड़गांव के ये रिजल्ट है हमारे। जी। तो वो बहुत हैप्पीली ही एक्सेप्टेड, मन की आपको सिर्फ जगह देनी होगी जी। और बिजली का कनेक्शन देना होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी जो है हाँ, सारी आदमी चीजें है सेंटर के हार्डवेयर है कंज्यूमेबल है वो सब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जी होगा। सक्सेना साहब थे उन दिनों DM, जी। तो वेरी हैप्पीली ही एग्रीड और उन्होंने एक सेक्रेटरीट में ही हमें अकोमोडेशन दे दिया। ओके। तो नेक्स्ट फेज में अलवर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है NRDMS का जी। वो भी हमारे इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया, जी और लकीली मुझे वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला, जिनका काफी सहयोग रहा है। उनके एक PA थे जोशी करके, बेचारे उनका इंतकार हो गया अब कुछ दिन पहले। जी। उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, लिखाई पढ़ाई में, जी। तो वो अक्सर DM साहब के दफ्तर से मेरे यहाँ पर आके बैठ जाते थे जी जी, कुछ क्या क्या हो रहा है, सीखने कुछ के लिए। सीखने के लिए, और लिखते भी थे। बहुत सारी छोटी छोटी किताबें भी हैं, हिंदी में भी हैं, जी लिटरेरी टेस्ट के थे, तो उनका भी बहुत अच्छा इनपुट गया। तो गुड़गांव का सेंटर से बढ़िया वो अलवर का सेंटर चलने लगा, और गुड़गांव का इतना अच्छा चला कि फिर स्टेट लेवल ने कहा जब इतनी हमारी वाह वाह हो रही है यहाँ पर, तो और ये राजस्थान वाले भी एक और सेंटर सेटअप करा दिया, जी। इसको क्यों ना हम जो है बड़ा सेंटर बना दें और बढ़ाया जाए इसको। हाँ। तो उन दिनों के एक्चुअली सरकारें भी बहुत पॉजिटिव थी, जी तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि भैया गुड़गांव जिले का जो सेंटर है आपका ये तो इतना अच्छा है, इतनी वाह हो रही है, आपको एक और सेंटर भी करना पड़ गया अलवर में, आप इसको पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए नहीं कर सकते। जी, तो मैंने कहा सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बाकी हम तो इसको स्टेट लेवल के लिए भी कर सकते हैं, हाँ। कोई इशू नहीं है। तो आई डिस्कस दिस आइडिया विद मिनिस्ट्री कि जो गुड़गांव का सेंटर है उसको वो स्टेट सेंटर बनाना चाहते हैं, तो आप अगर चाहें इस कंसेप्ट को अप्रूव करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत खुश थी इस बात से कि इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है जिले की कि वो पूरा स्टेट में करना चाहते हैं वही चीज रेप्लिकेट। जी, तो वेरी हैप्पीली दे एग्री, उन्होंने डिस्कस किया, और फिर हरियाणा का एक पूरा NRDMS स्टेट सेंटर अप्रूव हो गया। जी सर। और फिर उन्होंने अकोमोडेशन मुझे दी गुड़गांव में एक बहुत बड़ी कोठी, और वो जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर था वो फिर हरियाणा NRDMS स्टेट सेंटर के रूप में जी बना, और पूरे स्टेट में वो काम चलता रहा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि अभी आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसा है बेटा, गवर्नमेंट का तो सवाल है, गवर्नमेंट तो मैंने फिर इसी के लिए नहीं और कई गवर्नमेंट के लिए काम किया, जी, क्योंकि जिसने ये चीजें देखी वही लोग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने मुझे बुला के कहा कि आप वेस्ट एंड कुछ काम करिए, उनका काम भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फर्दर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थी उन दिनों,
उन्होंने कहा आप कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए कुछ कर दीजिए डिसिप्लिन के लिए। उनके लिए काम वो रेप्लिकेट होता गया। जो मतलब कि अभी भी मतलब कहने का आपका यही है कि अभी भी आप गवर्नमेंट के लिए काम कर ही रहे हैं। मतलब इस तरह से तो मैंने मतलब दर्जनों स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए काम किया। एक मध्य प्रदेश से जैसे मेरे पास स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट आया, कहने लगा आपके इतने अच्छे काम है राजस्थान के और हरियाणा के, आप क्यों ना जो है छत्तीसगढ़ में आ जाओ। मतलब कि आपको बुलावा हर जगह से आया। इनवाइटेड प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा उन्होंने एक फॉरेन से तो आया था, वो तो आपने हमको इनडायरेक्टली वैसे ही बताया जब हम आपसे वो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज जब होती है तो फिर उससे बढ़ती रहती है। हाँ, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है शून्य से देख के आगे चल के बढ़ता रहता है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का फिर हमने वही रेप्लिकेट किया। उसमें भी टाइगर का एक था, एक जगह पर जो है वो कहते हैं यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम है, आप कंपेयर करके दिखाइए। तो उसके लिए भी मैप बनाए छिंदवाड़े के लिए मैंने, वो बहुत डिस्टिंक्ट थे जी। तो ये सब चीजें जब पब्लिश हो रही थी जी सर, तो दूसरे देशों की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी इनको देखती रहती है हिंदुस्तान की रिसर्च। हाँ, इनको देख के इनसे इंस्पायर हो रही है। इंस्पायर होते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जी जी। तो एक संस्था है कनाडा में, IDRC, इंटरनेशनल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जी। उन्होंने देखा कि ये हिंदुस्तान में रिसर्च हो रहा है जी, क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए, हम कुछ फंड कर दें जो है, अगर कोई नया आइडिया हो। हाँ हाँ, वो तो वहाँ का एक इन्विटेशन मेरे पास आया कि हम इंटरेस्टेड हैं कि आपका ये काम और आगे बढ़े जी, और हम उसको फंड करेंगे पूरा जी। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि आपके पास में इनविटेशन, जब आपने एक काम को स्टार्ट किया, एक काम को अच्छे तरीके से किया, इसके बाद में आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई। वो बेटा सारे इन्वाइट कर रहे, मैंने मतलब प्रोजेक्ट लिखे नहीं ज्यादा जी, ये लकीली कही या चांस की बात करिए, क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करिए, उस सब इनवाइटेड प्रोजेक्ट के थे। लोगों ने कहा कि आप ये कर दीजिए, आपने एक काम किया, काम किया, उसी काम से इंस्पायर होकर दूसरे लोग बहुत सारी सिर्फ आपको इन्विटेशन भेज रहे हैं। इन्विटेशन आए, चलिए अच्छे किए जो करते रहे। चलिए, सबकी रिपोर्टें छपी हुई है, आप देख सकते हैं, नेट पर देख लीजिए। ओके, यार हमारे लाइब्रेरी में देखिए। कनाडा वाला बता। हाँ, तो वहां से जब कनाडा से आया ऑफर तो मैंने यस तो कह दिया, लेकिन फंडिंग के लिए उसमें एक दिक्कत ये थी कि यहाँ से मिनिस्ट्री की तो सीधी आप फंडिंग ले सकते हैं, विदेशों से लेंगे तो आपको एक FCRA होता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट होता है, उसका यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन, तभी आप पैसा ले सकते हैं। यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। आप उसके रेसिडेंट हैं या फिर नहीं है, इंडिया के हैं या फिर अलग के हैं, जो भी है, बहरहाल FCRA से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओनली देन यू कैन टेक मनी, जो सरकारी यहाँ पे जी। फिर मैंने डायरेक्टर से डिस्कस की ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा भाई अब तुम नहीं लेना है प्रोजेक्ट, तो देखो कैसे ले सकते हैं आप, FCRA का रजिस्टर करा सकते हैं मिनिस्ट्री में जी जी। फिर मैं गया, मुझे पता चला इसको, फिर मिनिस्ट्री कहाँ कहाँ क्या होती है, कैसे करते हैं, कुल मिला के ये हुआ। फिर हमें FCRA का रजिस्ट्रेशन भी हमारी NGO उसको मिल गया इंस्टीट्यूट को, और तब वो पैसा एक्सेप्ट करके हमने कनाडा का प्रोजेक्ट किया IDRC। ओके सर, चलिए सर, जैसे कि आप लोग को बताया सर ने कि हमको जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले सबके सब इनवाइटेड थे। I mean कि सर को सभी जगह पर बुलाया ही गया एंड उनको सारी चीजें बताई गई कि इस प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है। सर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा खासा रहा। जैसा कि मैंने ऑफलाइन में ही सर से बहुत सारी चीजें पूछी, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की आपस में बैठ के कि क्या क्या चीजें सर ने की, और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको सर ने अपने बारे में यहाँ पर इस वीडियो में दे दिया। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बात चल रही थी कि भाई बैकवर्ड एरिया को जो है डेवलप किया जाए जी, और उन दिनों हम कुछ एक्टिविस्ट भी बहुत है स्टूडेंट लाइफ में, जैसे होता है आदमी नौजवान। हाँ, होता है। हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए जो बैकवर्ड एरियाज हैं इनके लिए ना अलग से कुछ बोर्ड बनने चाहिए डेवलपमेंट के, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनने चाहिए, तभी ये कुछ ना कुछ काम होना चाहिए जी। तो चूंकि ये इलाका मेवात में काम कर रहा था, बहुत पिछड़ा हुआ था जी, तो इसके लिए अपने हरियाणा सरकार से कहा, उन दिनों चेंज ओवर भी हो रहा था, चौधरी देवीलाल थे जो चीफ मिनिस्टर जी, और एक चौधरी भजनलाल थे जो फाइट में था, जैसे पॉलिटिकली होता है कौन चीफ पड़ेगा। उस बीच में स्वभाव में बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, बट जाएपन कुछ MLA 30-32 जो है वो देवीलाल जी का साथ छोड़ के भजनलाल जी की लीडरशिप में आ गए जी। तो जब वो लीडरशिप में आ गए और गायब रहे काफी दिन तक,
तो उनको चूंकि वापस लेना था, तो 2-4 एमएलए मेरे भी जान पहचान के थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते। जी। तो उन्होंने पता किया कोई लड़का हिसार में पड़ता है, उसकी जान पहचान के भी हैं जो मेवात से एमएलए हैं 1-2, तो क्यों ना उनको बुलाया जाए और बात की जाए कि हमारे फेवर में आप कुछ मदद कर सकते। तो मेरे वाइस चांसलर को टेलीफोन किया, डॉक्टर पृथ्वी सिंह लामा से, कि आपका इस नाम का स्टूडेंट पढ़ता है और अगर आप उसको भेज दें हरियाणा भवन में, चौधरी भजन लाल जी बात करना चाहते हैं उनसे। जी। अब पॉलिटिशियन से और ब्यूरोक्रेट्स के अच्छे एकेडमिक वो होते इंटरेस्ट होते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि देखिए ऐसा है, आप दिल्ली जाइए और गाड़ी यहाँ से यूनिवर्सिटी की ले जाइए, हरियाणा भवन में चौधरी भजन लाल है, यहाँ के शिक्षा से नजदीकी जिला है, उसके नेता हैं, वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मेवात के बारे में। जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, चला जाऊंगा जो। तो उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं यहाँ पर आया और चौधरी भजन लाल से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, 1-2 एमएलए आपकी जान पहचान के भी हैं और ये सरकार बदलने वाली है, तो क्या आप मदद करेंगे, मेरे लिए कह सकते हैं, आपका कोई कंडीशन हो तो बताइए। जी। अब मेरा कभी भी ना पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियन हो या बाद में भी हो, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ, अपने बापों के जमीन जायदाद बहुत सब कुछ है। तो मैंने कहा नहीं जी, मेरा कोई पर्सनल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बने, अगर की बात है आपकी मेजोरिटी हुई, तो आप मेवात के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना दें ताकि इस इलाके का कुछ भला हो जाए। जी। अच्छा, ही वॉज वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, इमीडिएटली सेड यस, अगर मैं बड़ा बना तो सब कुछ करने हाँ, तो मैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बना दूंगा जो आप कह रहे हैं। जबकि मुझे बहुत ज्यादा खुद को नहीं पता था क्या बोर्ड होगा, ना उनको पता था कि क्या होगा ये, बट इन प्रिंसिपल ही एग्री। उन्होंने कह दिया कि हाँ चलो हम तैयार हैं। और वो स्टेटमेंट में पार्लियामेंट इलेक्शन के यहाँ पर मीटिंग हुई थी, नेक्स्ट डे ट्रिब्यून और सब जगह खबर भी छप गई, आज भी वो खबर आप देख सकते हैं आर्काइव में। और ये करके हम चले गए, नेक्स्ट डे स्ट्रेंथ होना था मैं, और लकीली ही वन द वोट्स और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब एक चीज उनकी बहुत अच्छी थी जो मुझे आज तक याद है, कि कमिटमेंट को पूरा जरूर करते थे, कम से कम मेरे साथ एक बार जो बोला उसको करना जरूर है। सही है सर, ऐसे ही लोगों की भाई आप जिसने ये आइडिया दिया था, लड़का हिसार में पड़ता है, उससे बात करो कि क्या था वो मेवात बोर्ड, उसका कैसे कंसेप्ट है, क्या है क्या नहीं। जैसे ही वो इलेक्शन जीते और मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने फौरन ये बात कहा। तो जो हमारे एमएलए थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया हिसार में कि भाई तुमने वो सलाह दी थी जो एक मेवात बोर्ड की, वो मान भी ली और चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब बताओ क्या है, कैसे क्या चीजें करनी है। अब तो मैं भी सोचने में मजबूर हो गई, बोर्ड का कंसेप्ट तो मैंने सुना था, लेकिन मुझे बहुत आइडिया तो नहीं पता क्या होना चाहिए। लेकिन चलो फिर मैं लाइब्रेरी में बैठा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक 10 सिविल बोर्ड बनाया था अमेरिका में, साउथ इंडिया के बने हुए थे। कुल मिला के मुझे एक आइडिया क्लियर हो गया, किसी भी पिछड़े हुए इलाके के लिए एक स्पेशल इनपुट देना पड़े, एक इंस्ट्रूमेंट देना पड़े, तो उसके यही तरीके होने चाहिए। लेकिन सब जगह एक ब्यूरोक्रेसी जरूर बीच में आती है। तो वो मैंने फिर ड्राफ्ट किया और उसमें ये जरूर मैंने एक एडिशन किया गया था, 2 कंडीशन है। एक तो मेवात जो है ना वो पूरा इलाका है, एक रीजन है, इसमें सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, राजस्थान का हिस्सा भी आता है, अलवर और भरतपुर भी जो है। जी, मतलब एक तरीके से सेंटर में दोनों का हो जी। और उसमें और क्या क्या चीजें हो, एक ये था मैंने एनालिस किया था जब ये हरियाणा का पर्टिकुलरली, कि एलोकेशन फंड्स की कैसे होती है जी। तो शुरू में तो प्लानिंग कमीशन के ये था कि एलोकेट सब डिपार्टमेंट्स को, जो एनिमल हस्बेंड्री का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, एजुकेशन का हो, होती तो सब बराबर है, लेकिन वो वो देखा ये गया था उन एनालिसिस में कि मार्च से पहले खत्म करने पड़ते सारे फंड, दिसंबर तक तो ठीक एलोकेशन होता था। उसके बाद जो गुड़गांव जिले का फंड एलोकेशन थी, उनमें से काफी फंड वो हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते थे, ट्रांसफर किए जाते, लैप्स हो जाते थे। मेरा बोर्ड जो है मेवात बोर्ड चंडीगढ़ में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें फील्ड में, ये एक प्रॉब्लम आई। फिर मैं सोचा आप कैसे करें, हमने कहा फिर इसके लिए तो एजेंसी होनी चाहिए अलग से, जो वहां पर गुड़गांव में काम करे जो जी, क्योंकि मेवात बोर्ड तो पॉलिसी मेकिंग बोर्ड रहा जी। फिर एक रजिस्टर कराई गई मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, एमडीए जो कहलाती है, जो फैसले यहाँ होंगे बोर्ड में वो इम्प्लीमेंट फील्ड में एमडीए करेगी जी। आज भी है वो जी। आपकी जो बुक पब्लिश हुई थी एमडीए के थ्रू ही हुई थी। हाँ, क्योंकि वही फंडिंग एजेंसी, उन्होंने एमडीए ने ही फंड की थी, फिर डीआरडीए ने फंड की, उसके बाद फिर बहुत आईडीआरसी के भी हुए। और जितने प्रोजेक्ट फिर आते रहे
उनमें पब्लिकेशन जरूर जो है मिलता है। कभी आप देखेंगे पूरे लाइब्रेरी में बहुत सारी रिपोर्ट है, वो है क्या इंसिडेंटली कि सब टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, तो आवाम उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाता है जी। सब टेक्निकल डेटा है, टेक्निकल मेथोडोलॉजी होती है, बट ये चीजें चलती रही 87 तक मेवाड़ बोर्ड की 1987 तक। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज महसूस किया कि इसमें ना ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट बहुत हो जाता है जी, ब्यौरा बहुत ज्यादा है। हाँ, हर चीज में नहीं, वो कायदे कानून मतलब उतना आपको लिमिट नहीं होता था फ्रीडम कि जो चीज चाहे डेवलपमेंट के लिए आप वही कर दें। जी जी, तो सारी चीजों के लिए सारी जगह से परमिशन लेना पड़ता था। परमिशन तो हर चीज की परमिशन, आप डेवलप करना चाहते हैं उसकी परमिशन। तो फिर मुझे 87-88 में ऐसा महसूस, घुटन सी महसूस होने लगी कि मेवाड़ बोर्ड जैसे काम तो कर रही है, ठीक है यार, जो बात की मान मिली, पैसा भी एलोकेट हो रहा है, लेकिन वहां नहीं जा रहा है पैसा जहाँ जाना चाहिए जी। तो क्या करें जी। तो एक बोर्ड की मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही थी, मैं बाहर निकला, मेरे से पूछा प्रेस करेस्पोंडेंट पे कैसा चल रहा है बोर्ड, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ यही बात मैंने उनसे शेयर की। तो देखिए जी, वैसे तो सरकार ने बढ़ा दिया, बनेलाल जी ने अपना वादा पूरा किया, आज मेवाड़ बोर्ड भी है, मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी भी है फील्ड में, लेकिन इसमें ना उतना काम नहीं हो पा रहा है फील्ड में जो कि होना चाहिए, जो होना चाहिए। हाँ जी। तो कह रहे फिर आप क्या करेंगे? मैं नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप क्यूट करेंगे? मैंने आज इसी बीच में बता दूं, मुझे भी उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर उसमें बना दिया था मेवाड़ बोर्ड में। बाकी सारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ही थे। तो मीटिंग फिर आने के बाद हिसाब में मैंने सोचा कि कह तो दिया मैंने, मैं क्या करूँगा इसको, जो ना ऐसी हालत हो गई, ना आप उनके साथ रह सकते, ना अलग हो सकते। देन एन आइडिया केम टू माई माइंड लिटरेचर पढ़ते पढ़ते कि ऐसा होता है कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, होती तो वो सरकारी एक एक्ट है 1860 का जी, उसमें आप अपनी तरह का काम कर सकते हैं जी, फंड किया जाएगा उससे सरकार से, लेकिन आप अपनी तरह से काम करते, फ्रीडम ज्यादा होगी जी। तो मेवाड़ बोर्ड एंड मेवाड़ एजेंसी के अलावा 1988 में मैंने मेवाड़ सोसाइटी नाम से एक एनजीओ रजिस्टर कराई। तो फिर मैंने 1988 में मेवाड़ सोसाइटी रजिस्टर कराई, जो आज तक भी चल रही है, 34-35 साल हो गए जिसको, जो मैं वहां नहीं कर पाया जो काम, वो मैंने इसके थ्रू किया जी। और जितनी रिसर्च मैंने अपने सर्विस में की उनके साथ कोलैबोरेशन रखा, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्विस में एक रिसर्च का काम करते थे, लेकिन फील्ड वर्क जो था उसके सपोर्ट मेवाड़ डेवलपमेंट सोसाइटी से। तो दोनों मेरे सारे प्रोजेक्ट आप देखेंगे सब मिले जुले होंगे, फील्ड सपोर्ट वहां से आएगी मेवाड़ सोसाइटी से, रिसर्च का काम, कंप्यूटर काम यहाँ से होगा जी जी जी। तो इस तरह से 34-35 साल से फिर अलग अलग काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें की। तो फाइनल में आप यही बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो साइंटिस्ट कैसे बनेंगे, उनके लिए कुछ सजेशन वगैरह देना चाहेंगे, जैसे कि कैसे तो बेटा ये है कि देखिए, एक तो आपको जो है लिटरेचर पढ़ना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए ओपन, और खुला दिमाग रखना चाहिए जी। वन मस्ट नॉट कंजर्वेटिव जी, मतलब कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन कुछ भी मिले, हाँ, उसको सीख लेना चाहिए। शिक्षा से अलावा और काम इतना अच्छा नहीं हो सकता जी। अब बदकिस्मती से क्या होता है हमारे बैकवर्ड एरियाज में, चाहे हिंदुस्तान हो, मैंने विदेशों में भी देखा है बहुत सारी जगह पर, बैकवर्ड कम्युनिटी कंजर्वेटिव बहुत होती है जी। कोई रिलीजन के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, वो सब अपने अपने विचार रखते हैं। ये तो हर जगह होता है सर, और हिंदुस्तान में ज्यादा ही है। पहले घर में होते थे हिंदू मुस्लिम, मैंने देखा था 60-65 साल पहले तो जी। अब तो बहुत सारे बाबा, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या आ गई, नई नई चीजें होती जाती है। वो तो है सर, मतलब उससे क्या होता है, देश की प्रगति नहीं हो पाती जी, उसी से रुक जाती। आप बैठे, मैं बैठा हूँ, ये बैठे, सबके अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग विश्वास है। सही है। धर्म को एक इंडिविजुअल पर रहना चाहिए। आप पूजा करें, आप नमाज पढ़ें, आप कुछ करें, जो भी आपकी प्रति करें उसमें मना ही नहीं है, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए जी। वो आपको दूसरे पर्सनल होना चाहिए, ना कि पब्लिकली होना चाहिए। इस मामले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो बहुत क्लियर है जी कि हम भारत के वासी इस तरह से काम करेंगे। लास्ट में सर हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे आज 14 अप्रैल 2023 है एंड आज के दिन में आपकी वीडियो शूट हो रही है और आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बार भारत सरकार ने जो उनके जन्मदिन को भी एक हॉलीडे डिक्लेयर किया है, कन्वेंशन किया है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे वो, इतना बढ़िया लिखा है मेरे ख्याल से जी। उन्होंने दुनिया के और संविधानों से अच्छा ही संविधान है जी, उन्होंने सारे विचार लिए जी।
दूसरे कंट्री से भी अपना देखा और फिर कुल मिला के इतना अच्छा लिखा। सभी चीजों को समराइज किया। हाँ, जो बहुत सारी समस्याएं थी हमारे देश में, वो सब का ध्यान रखते हुए उसने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सारी धर्म, सारी जातियां, सारे अमीर गरीब, सारे अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, सबका समावेश कर दिया। इसलिए हमारा देश इतना अच्छा भी रहा और इतनी सरकारें इसमें काम भी करी और तरक्की भी कर रही है। जो तो अम्बेडकर जी की जो जितने भी विचार थे, जो उन्होंने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किए, वो बहुत ही अच्छे थे। हमें उन पर करना चाहिए। मैं तो बहुत उसका पक्षधर हूँ इस मामले में। और हमारी एनजीओ हर बार उनका जो है जन्मदिन भी मनाती है और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी वो भी मनाती है। हम उनसे बहुत प्रभावित है। सब दूसरों जब कहते रहते हैं कि देखिए आप इसी तरह के नेता जो हमारे हैं उनका जरूर जो है आप वो करते रहिए, संविधान का जरूर आप प्यार करिए। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे एंड यहीं पर सर का इंट्रोडक्शन आप लोग को मिल गया एंड सर से मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे बहुत सारी चीजें सर ने बताई एंड मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। इस इंटरव्यू से हो सकता है आप लोग को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप लोग को क्या चीजें सीखने को मिली, आप लोग अपने लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए टिल देयर टेक केयर एंड बाय।